एलएसी पर महीनों की कशीदगी के बीच कदरे अच्छी खबर सामने आई है। जराये के मुताबिक चीनी फौज पीछे हटी है। 15 जून को जिस जगह पर झड़प हुई थी उस मकाम से चीनी फौज पीछे हट गई है। गलवान, हॉट स्प्रिंग और गोगरा में चीनी फौज पीछे हटी है। कशीदगी को कम करने के लिए सिफारती और फौज की सतह पर मुसलसल कोशिशें की जा रही थी। इस अमल को कशीदगी कम करने की समत एक अहम कदम माना जा रहा है। गुज़श्ता दिनों वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लेह का दौरा किया था। उन्होंने ज़ेर इलाज गलवान के जख्मी जवानों से मुलाकात भी की थी। ख्याल रहे कि 15 जून को गलवान वादी में हिंदचीन की फौज में झड़प हुई थी, जिसमें हिंदुस्तान के 20 जवान शहीद हुए थे। इस झड़प में चीन को भी नुकसान पहुंचा था। तब से दोनों मुल्कों के बीच कशीदगी में कई गुना इजाफा हुआ था। चीन अपने तौसी पसंदी से बाज आता नहीं दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तान से खरी खरी सुनने के बाद उसने भूटान पर अब बुरी निगाह डाली है। जराये के मुताबिक चीन ने मशरक़ी भूटान की जमीन पर अपना दावा पेश किया है। चीन ने भूटान के जिस जमीन पर अपना दावा पेश किया है वो हिंदुस्तान की सरहद से करीब है। चीन की वजारत खारजा के मुताबिक चीन और भूटान की सरहद तय नहीं हुई। मशरक़ी वस्ती और मगरबी सरहद पर लंबे अरसे से दोनों मुल्कों के बीच तनाज़ा चल रहा है। दोनों मुल्कों के बीच सरहद तनाज़े को हल करने के लिए 1984 से 2016 तक 24 दौर की बात हो चुकी है। हिंदचीन कशीदगी के बीच कुल्लू में तिब्बत के पनाह गजीनों ने हिंदुस्तानी फौज का इस्तकबाल किया। फौज के इस्तकबाल का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। नाजरीन, इस वक्त एक अहम खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से ये बड़ी खबर है। औरंगाबाद में 10 से 18 जुलाई तक जनता कर्फ्यू नाफिज रहेगा। डीसी ऑफिस में मीटिंग के बाद ये ऐलान किया गया है। जनता कर्फ्यू पर सख्ती से अमल किया जाएगा। औरंगाबाद में एक हफ्ते के लिए जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। 10 जुलाई से 18 जुलाई तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। रुकन पार्लिमान इम्तियाज जलील ने मीटिंग में शिरकत नहीं की। हमारे नुमाइंदे अजरुद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजरुद्दीन, इस मामले पर मजीद क्या कुछ तफसीलात है? देखिए मुनैजा, जैसा कि औरंगाबाद में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जी। रोज 200 से 250 के करीब पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं। जी। आवाम को ढील दी गई थी, लेकिन उसका उल्टा असर देखने को मिल रहा है लॉकडाउन खुलने के बाद से। जी। यहाँ पे ये बता दूं कि पिछले जब से लॉकडाउन खुला है तो पॉजिटिव मरीजों की तादाद बतदरीज बढ़ती गई है। 6000 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं। तो इसकी वजह से शहरियान में एक तरह की तशवीश थी। सरकारी हुक्काम भी जो है तो इस मामले पर गौर व फिक्र कर रहे थे। कई मीटिंगों का सिलसिला चला। जी। आज जो है तो डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में तकरीबन तमाम सियासी लीडरान और समाजी अरकान और बिजनेसमैन वगैरह सब मौजूद थे। ये 2 घंटे चली इस मीटिंग में ये फैसला किया गया कि औरंगाबाद में 10 जुलाई से 18 जुलाई तक यानी एक हफ्ते के लिए कर्फ्यू नाफिज रहेगा। जी। इसको जनता कर्फ्यू का नाम दिया गया है और आवाम से अपील की गई है कि उनके पास अभी 4 दिन की मोहलत है। इस अरसे में वो जो कुछ जखीरा कर सकते कर ले और 8 दिन मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। यानी किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हर तरह से कर्फ्यू नाफिज रहेगा। जी। जी। अजरुद्दीन, ये बताया कि इम्तियाज जलील ने इस मीटिंग में शिरकत क्यों नहीं की, इसकी वजह क्या बताई जा रही है? इम्तियाज जलील पूरी तरह से लॉकडाउन के हक में नजर नहीं आए। उनका कहना है कि लोग ऑलरेडी पिछले 4 महीने से जो लॉकडाउन की सिचुएशन है उससे यानी बिल्कुल हताश हो चुके हैं। उनकी रोजी रोटी के मसाइल खड़े हो चुके हैं। उन्होंने लॉकडाउन की मुखालिफत तो नहीं की, लेकिन उनका कहना यह है कि गरीबों का ख्याल रखना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट इसमें पूरी तरह से कामयाब होती नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल। इसीलिए ऐसा लगता है कि उन्होंने इस मीटिंग में शिरकत नहीं की। बिल्कुल। अजरुद्दीन, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।
आगे बढ़ते हैं। मुल्क में कोरोना के 24,248 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि पिछले 24 घंटों में 425 अफराद की मौत हो चुकी है। अब तक 19,693 अफराद की कोरोना से मौत हो चुकी है। कोरोना मुतासरीन के नए मामलों के सामने आने के बाद मुल्क में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 6,97,413 हो गई है। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में 2,53,287 एक्टिव मामले हैं, जबकि 4,24,433 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। कोरोना मुतासरा मुल्कों की फहरिस्त में हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर है। मुल्क में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 6,97,433 हो चुकी है। कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्कों में अमरीका और ब्राजील हिंदुस्तान से आगे है। अमरीका में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 29,82,928 है। अमरीका में अब तक 1,32,569 अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसेस 4,48,452 है। अमरीका में अब तक 12,89,564 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। जहां तक ब्राजील का ताल्लुक है तो कोरोना मुतासरीन मुल्कों में ब्राजील दूसरे नंबर पर है। कोरोना वायरस से संक्रमित देशों की फहरिस्त में भारत का स्थान अब तीसरा हो गया है। यानी कि विश्व स्तर की अगर बात करें तो अमेरिका, ब्राजील के बाद अब भारत में सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित मरीज हैं। लेकिन एक थोड़ी सी राहत बात जरूर है कि जिस तरह से लगातार केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ में बैठ करके आपस में तालमेल करके और बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधाओं को मुहैया कराने में लगी हुई है, जिसके चलते भारत में जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं वो जल्द से जल्द ठीक भी हो रहे हैं। तो भारत का स्थान जरूर तीसरा हो गया है रूस के बाद, लेकिन इसमें मरीज जो है लगातार उसमें काफ़ी सुधार भी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से अगर पूरे विश्व स्तर की अगर बात करें तो 213 देश के लगभग में कोरोना वायरस से संक्रमित हुए, जहां पर सबसे ज़्यादा बुरे हालात अमेरिका के हुए, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद भारत का स्थान है। कहीं न कहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार लगातार बेहतर करने का प्रयास कर रही है और आम लोगों से भी बाकायदा अपील की जा रही है कि इस मामले को की गंभीरता को देखते हुए लोग भी सतर्क रहें, जिससे कि कोरोना वायरस को हराया जा सके। ब्यूरो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली में कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। कौमी राजधानी में 99,444 कोरोना मुतासरीन है। कोरोना से निपटने के लिए इक़दाम भी किए जा रहे हैं। टेस्ट में अभी इजाफा किया गया है। वज़ीर आला केजरीवाल ने कोरोना को मात देने वालों से एक बार फिर प्लाज्मा अतिया करने की अपील की है। उन्होंने कहा प्लाज्मा अतिया करने वालों की सारी सहूलत उन्हें दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने मजीद कहा कि जून के महीने में 100 में 35 अफराद कोरोना के मरीज होते थे, अब सिर्फ 11 अफराद कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं। में अभी तक के जितने पिछले 2-3 महीने सारे मिला के कोरोना के जितने मरीज हुए उनकी संख्या लगभग 1 लाख पहुंच गई है। लेकिन 1 लाख से घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से लगभग 72,000 मरीज ठीक हो गए हैं। दिल्ली में ठीक होने वालों की प्रतिशत 72% हो गई है, जो कि बहुत बड़ी है। तो इसका मतलब लोग बीमार तो हो रहे हैं लेकिन साथ साथ ठीक होते जा रहे हैं। पिछले हफ्ते दिल्ली में कोरोना की स्थिति में और अधिक सुधार हुआ है। जैसे जून के महीने में जब हम टेस्ट किया करते थे, 100 लोगों के टेस्ट करते थे, तो उसमें से 35 लोग कोरोना के मरीज निकल के आते थे। अब दिल्ली में हम 100 लोगों के टेस्ट करते हैं तो वो केवल उसमें 11 लोग ही मरीज निकल के आते हैं। तो एक तरह से इसको पॉजिटिविटी रेशो कहते हैं। इस तरह से इसमें सुधार हुआ। दिल्ली में अब रोज़ 20 से 24,000 के बीच में टेस्ट हो रहे हैं। और अभी अभी मैं देख रहा था ऐप के ऊपर, दिल्ली में इस टाइम कोरोना के 15,000 के करीब बेड हैं टोटल, और उसमें से केवल 5100 बेड पे पेशेंट मरीज हैं। तो अस्पतालों में जितने अस्पताल हैं सारे अस्पतालों में मिला के केवल 5100 मरीज हैं। पिछले हफ्ते दिल्ली के अस्पतालों में 6200 मरीज थे कोरोना के, आज कम होके एक हफ्ते में 5100 मरीज रह गए। तो अस्पतालों में मरीजों की संख्या कम हो रही है।
मरीज ठीक हो के घर जा रहे हैं। और इस टाइम दिल्ली में लोगों को ना टेस्टिंग की कोई समस्या हो रही है और ना बेड्स की कोई समस्या है। बेड्स भी आसानी से मिल रहे हैं, बेड्स को लेके कोई अफरा तफरी नहीं है। ऐप के ऊपर आप देख सकते हैं कि कितने बेड कहाँ खाली हैं। ज़्यादा लोग जो हैं उनका घरों में, जैसे आज 25,000 अभी टोटल आज दिल्ली में मरीज हैं करंट, अभी 25,000, उनमें से 15,000 मरीज घरों में उनका इलाज चल रहा है। तो घरों में जो हमारा प्रोग्राम है लोगों की देखभाल करने का, घरों का होम आइसोलेशन का प्रोग्राम, हर घर में हम ऑक्सीमीटर पहुंचाते हैं, वो बहुत सफल हुआ है और लोग घरों के अंदर ही ठीक हो रहे हैं। मुल्क के सबसे बड़े और जदीद सरदार पटेल कोविड सेंटर में पिछले 24 घंटों में 21 मरीज इलाज के लिए दाखिल हुए हैं। आईटीबीपी के डॉक्टरों की निगरानी में इस सेंटर में मरीजों का इलाज चल रहा है। 1000 बेड पर मुश्तमिल इस सेंटर का कल इफ्तिताह हुआ था। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इस सेंटर का दौरा किया था। कोलकाता में कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नजर कंटेनमेंट जोन में इजाफा कर दिया गया है। शहर में कंटेनमेंट जोन की तादाद अब 13 से बढ़कर 18 हो गई है। कोलकाता में कोरोना के 224 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि पूरी रियासत से 895 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह रियासत में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 22,000 से तजावुज कर गई है। रियासत में 14,711 अफराद अब तक शफायाब हो चुके हैं, जबकि 6,658 एक्टिव मामले हैं। रियासत में अब तक 757 अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं। सत्रह दिनों के बाद चेन्नई और उससे मुतसल अजला कांचीपुरम, चेंगलपेट और थिरुवल्लूर में लॉकडाउन में आज से नरमी दी गई है। ताहम कंटेनमेंट जोन्स में सख्ती बरकरार है। वज़ीर आला पलानीसामी ने हर अजला के लिए अलग अलग गाइडलाइन जारी किए हैं। चेन्नई और उससे मुतसल अजला में कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नज़र मुकम्मल बंदिश का ऐलान किया गया था। 19 जून से जारी ये बंदिश 5 जुलाई को खत्म हो गई। ख्याल रहे कि तमिलनाडु में 1,11,151 कोरोना के मजमूई मामले हैं, उनमें तकरीबन 47,000 एक्टिव मामले हैं, जबकि 62,778 अफराद सेहतियाब भी हो चुके हैं। तमिलनाडु में अब तक 1,510 अफराद की मौत हो चुकी है। इस वक्त एक बड़ी खबर कानपुर से सामने आ रही है। कानपुर में मामले को लेकर के एक बड़ा इंकिशाफ हुआ है। शहीद सीईओ देवेंद्र मिश्रा ने खत लिखा था। साबिक एसएसपी अनंत देव तिवारी को देवेंद्र ने खत लिखा था। खत में विकास दुबे से एसओ विनय तिवारी की साजबाज का तज़किरा किया गया था। बहुत ही बड़ा इंकिशाफ कानपुर मामले को लेकर के, जहां पर बदमाशों और पुलिस एहलकार के बीच झड़प हुई थी और इस मुठभेड़ में पुलिस एहलकार शहीद भी हुए थे। इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा इंकिशाफ हुआ है। शहीद सीईओ देवेंद्र मिश्रा ने साबिक एसएसपी अनंत देव तिवारी को खत लिखा था और इस खत में विकास दुबे से एसओ विनय तिवारी की साजबाज का तज़किरा किया गया था। हमारे नुमाइंदे संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, को बहुत बड़ा इंकिशाफ हुआ है इस पूरे मामले को लेकर के, खत में मजीद क्या कुछ लिखा है? जी मुनजा, बिल्कुल जिस तरह से ये खत सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, ये चर्चा का विषय बन गया और इससे एक खुलासा भी हुआ कि कुछ ही महीने पूर्व जो शहीद हो गए हैं सीईओ देवेंद्र मिश्रा, उन्होंने एक पत्र लिखा था एसएसपी कानपुर, जो कि इसके पहले एसएसपी थे साबिक एसएसपी अनंत देव तिवारी, उनको एक पत्र लिखा था, उनसे शिकायत की थी कि विनय तिवारी जो कि चौबेपुर एसओ हैं, उनकी संलिप्तता है और वो जो विकास दुबे के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और उनके खिलाफ मुकदमा नहीं लिख रहे हैं। इसको लेकर एक पत्र लिखा था, लेकिन उस पत्र पर शायद कोई एक्शन नहीं लिया गया, इसी वजह से इतना बड़ा ये मामला सामने आया है। जी, ये खत किस तारीख को लिखा गया था, इस बारे में कोई डिटेल्स? जी मुझे ये खत तकरीबन 1 माह पूर्व बताया जा रहा है, लेकिन इसको संज्ञान में नहीं लिया गया और किस तरह से ये मीडिया में वायरल हुआ, अभी ये जांच का विषय है कि ये खत आया कहां से। लेकिन ये एसएसपी को शिकायत के रूप में देवेंद्र मिश्रा ने खत लिखा था, जो कि शहीद हो गए हैं इस मुठभेड़ में। तो साबिक एसएसपी का इस पूरे मामले पर कोई बयान आया है? अभी तक साबिक एसएसपी ने इस मामले पर बयान नहीं दिया है, क्योंकि अब उनका यहाँ से तबादला हो चुका है। यहाँ पर नए एसएसपी दिनेश कुमार पी आ चुके हैं। अब मामले की जांच जिस तरह से आगे बढ़ेगी उस तरह से
पूछा जाएगा कि क्यों आखिर इस पर कार्रवाई नहीं हुई, और सीओ ने जबकि शिकायत की थी, मीना तिवारी की क्या भूमिका थी, ये सारी बातें सामने आएंगी। बिल्कुल संदीप, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। तेलंगाना में घरेलू बिजली सार्फिन को लॉकडाउन के दौरान इजाफी बिजली बिल जारी करने के खिलाफ कांग्रेस की जानिब से आज रियासत भर में एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। कांग्रेस लीडर और कारकुनों ने सियाह झंडियों के साथ अपनी नाराजगी दर्ज कराई और लालटेन लेकर एहतजाज किया। लॉकडाउन के दौरान जारी करदा इजाफी बिल से फौरी दस्तबरदारी का मुतालबा किया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि माशी तौर पर परेशान हाल अवाम पर इजाफी बोझ आयद करना मुनासिब नहीं है। उन्होंने घरेलू सार्फिन के इजाफी बिल से हटाने और छोटे ताजरों को बिल्स माफ करने का मुतालबा किया है। तेलंगाना कांग्रेस सदर उत्तम कुमार रेड्डी की जेर क़यादत कांग्रेस के वफ़द ने तेलंगाना ट्रांसको के सीएम डी प्रभाकर राव से मुलाकात की। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान जारी करदा इजाफी बिजली बिल्स को कम करने की अपील की है। उत्तम कुमार रेड्डी ने इजाफी बिजली बिल्स का माली बोझ हुकूमत को बर्दाश्त करने की अपील की है। सीपीआई और टीजेएस के लीडरों ने आज मलकपेट महबूबगंज में वाक़े बस्ती का दौरा किया। सीपीआई सेक्रेटरी चारा वेंकट रेड्डी, टीजेएस सदर प्रोफेसर कोदंडाराम, साबिक एमपी सईद अजीज पाशा ने अवाम से मुलाकात की। प्रोफेसर कोदंडाराम ने तेलंगाना हुकूमत से कोविड-19 की जांच मुफ्त करने और इलाज का खर्च भी हुकूमत को बर्दाश्त करने की मांग की है और साथ ही लॉकडाउन से परेशान खानदान को हर महीने 7,500 रुपए माली मदद करने का मुतालबा किया है। कोदंडाराम ने कहा कि इंसानी जानों को बचाना हुकूमत की अहम जिम्मेदारी है। चारा वेंकट रेड्डी ने गरीब अवाम के बिजली बिल्स को माफ करने की अपील की है। कोरोना वबा के चलते सऊदी हुकूमत ने पहले ही ये ऐलान कर दिया है कि इस साल बैरून ममालिक से कोई भी शख्स हज करने नहीं आएगा और मकामी शहरियों के अलावा बैरून ममालिक के सिर्फ उन अफराद को हज की सआदत नसीब होगी जो सऊदी अरब में मुकीम है। अब सऊदी हुकूमत ने हज के लिए बाकायदा ज़ाब्तों का ऐलान किया है, जिसमें हुजाज को हज के दौरान मास्क पहनना और एक दूसरे से समाजी दूरी बनाए रखना ज़रूरी होगा। इसके अलावा हुजाज को किसी भी तरह का मजमुआ लगाने की इजाज़त नहीं होगी। लॉकडाउन के दरमियान मोहब्बत की खूबसूरत मिसाल कर्नाटक के बेलगाम शहर में देखने को मिली है। नूरजहां नामी खातून ने 6 किलोमीटर पैदल चलकर अपने शौहर को लंच बॉक्स दिया और वापस पैदल चलते हुए अपने घर लौटी। नूरजहां के शौहर अली खान ट्रैफिक पुलिस एहलकार है। कल इतवार को बेंगलुरु में मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन था। अली खान शहर के एनडी कोटे सर्कल में ड्यूटी पर मामूर थे। लॉकडाउन के सबब होटल, चाय पानी की दुकानें सब कुछ बंद थी। अपने शौहर को दोपहर का खाना पहुंचाने के लिए नूरजहां अकेली एपीएमसी यार्ड में मौजूद अपने घर से निकली और उन्हें लंच बॉक्स दिया। नूरजहां की इस फिक्र और खिदमत को देखकर अली खान काफी खुश हुए और उनके साथियों ने भी नूरजहां की इस खिदमत की सताइश की। मुजाहिद आज़ादी हजरत टीपू सुल्तान पर एक नई फिल्म मंजर-ए-आम पर आ रही है। इस फिल्म का नाम है टीपू अनटोल्ड स्टोरी। मुंबई के मोहम्मद रफ़ी और रहमत रफ़ी शेख इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स हैं, जबकि केरला के शेरजू शेरधर फिल्म के हिदायतकार हैं। इस फिल्म का ट्रेलर मंजर-ए-आम पर आ चुका है। 2.5 घंटे पर मुश्तमिल ये फिल्म जल्द मुकम्मल होकर पर्दे पर आने वाली है। टीपू सुल्तान के बचपन से लेकर जवानी तक के वाकयात को फिल्म के जरिए पेश करने की कोशिश की गई है। इस फिल्म की खबर सुनते ही बेंगलुरु में टीपू सुल्तान के शहदाई खुशी का इजहार कर रहे हैं। आज तुझे दिया गया आज तक तुमने मेरा बहुत साथ दिया है बहादुर।
और आज के बाद जो मेरी ये लड़ाई है उसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। रहमत रफ़ी शेख जो महाराष्ट्र मुंबई की रहने वाली, जिन्होंने टिप्पू अनटोल्ड स्टोरी, टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक़ बचपन से लेकर जवानी तक एक ऐसे वाक़यात जो कभी उन वाक़यात को स्क्रीन पर किसी ने नहीं देखा या शायद कम देखा होगा, तो हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह से के बचपन से लेकर जवानी तक उन ऐसे तारीख़ी वाक़यात को जो रोंगटे खड़ा कर देने वाले हैं, तो ऐसे वाक़यात को जो है उस फिल्म में लाने वाली है। 2.5 आवर की फ़िल्म है। कर्नाटक के यादगीर शहर में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख जिला यादगीर के ज़ेर एहतमाम यौम सहाफ़त मनाया गया। प्रोग्राम की सदारत अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख जिला यादगीर के सदर डॉक्टर रफ़ीक सौदागर ने की। रायचूर से रोज़नामा इनकलाब दक्कन के नामा निगार और शायर इरफान अहमद इरफान मेहमान खुसूसी थे। उर्दू सहाफ़ियों के लिए यौम सहाफ़त प्रोग्राम का इनकाद एक दानिशवराना इक़दाम है। इस मौके पर यादगीर जिले के सभी सहाफ़ियों को तहनीत पेश की गई। नई नस्ल को चाहिए कि वो उर्दू के फ़रोग़ के लिए, इसकी ताज़गी के लिए अपनी सलाहियतों को लगाएं और मायूसी का शिकार ना हो। अभी उर्दू जिंदा है, इंशाअल्लाह जिंदा रहेगी। तो मैं माफी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि सहाफत का जो बुलंद मियार एक जमाने में था, तो चंद बिकाऊ मीडिया वाले, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तो वो बिक जाने की वजह से सहाफत का मियार गिर चुका है। इंशाअल्लाह ताला अंजुमन की तरफ से इसी तरह का प्रोग्राम हर साल ऊंचे पैमाने पर करने का हम लोग तय किए हैं। ये प्रोग्राम यौम सहाफ़त हम इसलिए कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमारे जितने भी सहाफ़ती मैदान में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके दिलचस्पी को बढ़ाने के लिए, उनको सच्ची न्यूज़ और सच्चा काम करने के लिए। वक्फ की जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नांदेड़ में तहरीक औक़ाफ़ की असर नौ तश्कील अमल में आई है। लॉकडाउन की वजह से पिछले चंद माह से इस तहरीक का काम रुक गया था। अब एक जायजा मीटिंग लेकर नए सिरे से काम शुरू करने का फैसला किया गया है। नांदेड़ और मराठवाड़ा के मुख्तलिफ अजला में काफ़ी बड़ी तादाद में औक़ाफ़ की ज़मीनात पाई जाती है। वक्फ बोर्ड की लापरवाही और ज़मीन माफियाओं की चालबाजियों की वजह से बेशतर वक्फ की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जा हो चुका है। कई ज़मीनात की गैर कानूनी तौर पर खरीदो फरोख्त का सिलसिला भी जारी है। इन तमाम मामलात पर रोक लगाने के लिए समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने तहरीक औक़ाफ़ कायम की है। इस तहरीक के जरिए वक्फ ज़मीनात की नाजायज़ कब्जे से निकालकर उन्हें मिल्लत की तामीर और तरक्की के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया गया है। वक्फ जो है ये कौम की अमानत है और हमारी ज़िम्मेदारी है कि इस सिलसिले में जो है जो जगह आज जिस पर लोगों ने कब्ज़े कर लिए हैं या जो जगह बेची जा रही है, उस सिलसिले में हम लोग मिल के जो है वक्फ की चीज़ों को बचाएं, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। तो इसी को लेकर हम लोग यहाँ पर उठे हैं। हमारे ही कुछ भाइयों को हाथ में पकड़कर सियासतदानों ने इसके ऊपर नाजायज़ कब्जे कर लिए हुए और इसका गलत इस्तेमाल किया है, या चोरी कर ली है या बेच डाली हुई है। लेकिन अगर कोई मुहाफिज नहीं रहेगा तो फिर अपने घर पे भी ताला लगाना हो तो चोर घुस जाते हैं। उसी तरह इसकी हिफाजत करने में हम कहीं तो भी कम पड़े हैं। और जो लोग अब इसके अंदर जिनको चटक लग गई है इस ज़मीनों को हड़पने की, वो एक माफिया की शक्ल में आ चुके हैं। अब ये माफिया के ख़िलाफ़ अगर किसी को लड़ना है तो उसके लिए साम दाम दंड भेद के तरीक़े लगते हैं। आज से सावन महीने का आगाज हो रहा है और आज सावन का पहला सोमवार है। कोरोना की वजह से सावन के पहले सोमवार को होने वाली रौनकें गुज़िश्ता बरस के कदरे मुख्तलिफ है। सावन का ये महीना 3 अगस्त को खत्म होगा। इस मौके पर मंदिरों में पूजा की जा